मुबारक हो, आपके मुतालबात मान लिए गए। आगे आ जाओ। आवाज़, इस कमरे में एम्पलीफायर की फैसिलिटी तो मेरा ख्याल से नहीं है। चलिए मैं थोड़ा सा और लाउड बोल देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो, आप सबके मुतालबात मान लिए गए। कल की क्लास के बाद बहुत सारे बच्चे एहतजाज रिकॉर्ड करते हुए आए। उन्होंने कहा कि सर कमरा छोटा है, हम पढ़ना चाहते हैं, हमें पढ़ाएं। हमने कहा हम अपनी लाइब्रेरी को आपके लिए कुर्बान कर देते हैं। हम लाइब्रेरी रूम 1 में ले गए हैं और आपको एक बड़ा हॉल अवेलेबल कर दिया। कल घर जाके आप लोगों ने क्या क्या कवर किया? कुछ पढ़ा? घर जाके चैप्टर 2 को रिवाइज़ किया? कहाँ तक रिवाइज़ किया? कितना रिवाइज़ कर लिया? सारा? पक्की बात है? कितने सवाल लिख के किए? 6 की मेरे पास एक फिगर आई है। और कोई ऐसा नौजवान जिसने 6 सवाल लिखे हों? 6 पूरे 6 लिखे हैं? किसी ने 7 लिखे हों? किसी ने 8? नहीं, चैप्टर की बात नहीं हो रही। किसी ने 8 लिखे हों? किसी ने 4 सवाल लिखे हों? गुड। किसी ने 3 सवाल लिखे हों? आई कैप वर्बल एग्जाम करता है या रिटर्न में करता है? तो रिटर्न का मतलब क्या था कि घर जाके जो सीखा है उसको कागज़ पे ज़रूर आपने उतारना है, चाहे वो कंटेंट हो चाहे वो क्वेश्चंस हो। चैप्टर 3 पूरा कवर करके आ गए। क्या रह गया? एक अच्छा बच्चा अगर मुझे बताए। एक्सेप्शंस रह गई हैं, वो गिफ्ट वगैरह की बातें रह गई हैं, उसके अलावा पूरा कंप्लीट है। ठीक है, यानी कि मुझे अपने सवालों को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। एक चीज़ जो कल हम लोगों ने सीखी थी वो क्या थी कि आई कैप में हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देयर आर? 3। मुसर भाई पंखे बंद करवा दें, आवाज़ नहीं जाएगी पीछे। ठीक, तो 3 तरह के सवाल थे। टाइप 1 सवाल कौन सा होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या करना होता है? यू हैव टू जस्ट राइट द लॉ। टाइप 2 सवाल कौन सा होता है? सीम्स लॉजिकल। मुझे सीम्स लॉजिकल की कोई 2 फीचर्स आप लोगों से चाहिए। ये सवाल कैसा होता है? ऊपर एक उसने सिनेरियो क्रिएट किया होगा, नीचे जो रिक्वायरमेंट होगी दैट वुड बी अ प्लेन सिंपल रिक्वायरमेंट। और टाइप 3 सवाल कौन सा होता है? लॉजिकल सवाल, प्योर लॉजिकल सवाल, जिसमें आपसे डिटरमिन करवाया जाएगा कि क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें आपसे डिटरमिन करवाया जाएगा कि क्या लायबल बंदा है या नहीं है, जिसमें आपसे डिटरमिन करवाया जा सकता है कि बताएं ब्रीच हो रही है या नहीं हो रही, परफॉर्मेंस हो रही है या नहीं हो रही। शुरू करते हैं सर। कल वाले पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे और हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड इस वक्त 4 सवाल आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं, ज़रा बाआवाज़ से बुलंद पढ़िएगा मेरे साथ। व्हाट इज़ एन एग्रीमेंट? व्हेन इज़ एन एग्रीमेंट कंसिडर्ड टू बी वॉइड? स्टेट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट विल बी कंसिडर्ड इलीगल। आई क्या अपने 1.5 लाइन में 1 सवाल पूछा, 2 सवाल पूछे, 3 सवाल पूछे। ब्रेक करते हैं। पहला सवाल क्या है? व्हाट इज एन? तो इसको क्या करेंगे एग्जाम में? डेफिनेशन। आपने एग्रीमेंट की हेडिंग खोली और उसके नीचे आपने वर्ड बाय वर्ड जो अल्फाज याद किए हैं एग्रीमेंट के, आपने उसको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट। तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन कौन सुनाएगा अच्छी सी? सुभान अल्लाह। और कोई भाई बहन? जी। हमारे पास 2 डिफरेंट डेफिनेशंस आ गई हैं। कोई और पूछते हैं, और कोई जो तीसरी डेफिनेशन लेकर आए। आई कैप की बुक क्या कहती है, या जो मेडिजी बुक है बी लॉ की, वो क्या डेफिनेशन देती है? जरा चलिए किताब से पढ़ के बता दें। कोई एक भाई अगर एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, तो आप लोगों ने इसको डिफाइन कर दिया।
अच्छा 5 नंबर हैं, इसके कितने मार्क्स होंगे आपके ख्याल से? 1 नंबर, ठीक है। व्हेन इज एन एग्रीमेंट कंसिडर्ड टू बी वॉइड, क्या पूछना चाह रहा है? वॉइड एग्रीमेंट। तो वॉइड एग्रीमेंट को आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे? एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि बाय लॉ इन्फोर्सेबल नहीं होता। तो 1 नंबर के लिए आपने वो भी बता दिया। अच्छा, क्या इन दोनों को मैं एक सिंगल पैराग्राफ में करूं? नहीं, पहले आपने क्या लिखना है, उसके बाद वॉइड एग्रीमेंट। आगे आ जाएं, स्टेट द सर्कमस्टांसेस जहां पे इसको हम इलीगल करार दे सकते हैं। ये क्या पूछना चाह रहा है आपसे? टॉपिक कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही रहे हैं, टॉपिक कौन सा? लास्ट वाला। कब एक एग्रीमेंट को हम लोग इलीगल बुनियादों पे वॉइड करार दे सकते हैं? चलें सैंपल बेस पे ना सैम्पलिंग करते हैं। आप में से कोई 4 बच्चे मैं चूज़ करूंगा और उनसे पूछूंगा, सर आपकी शर्ट का कलर बहुत प्यारा है, आप ज़रा हमें ये कुछ बातें बताएं। नहीं, हमारा पहला सैंपल रिजेक्ट हो गया। कोई और भाई जिनका शर्ट का कलर बहुत प्यारा हो, सर पर्पल आपने पहना होगा, आप ज़रा इस पर रोशनी डालें। हाँ, फॉरबिडन बाय लॉ आता है उसमें, ठीक है। आगे पूरा बोलो, पूरा बोलो। फ्रॉडुलेंट हो गया, ठीक है। और पक्की बात है? श्योर श्योर? तो देख के पढ़ दो, देख के पढ़ दो। हाँ जी, जरा देख के सुना देंगे, कोई बात नहीं, आप पे ज़्यादा जुल्म नहीं करते। फॉरबिडन बाय लॉ, आगे एनी अदर लॉ, ठीक है। आगे फ्रॉडुलेंट हो गया, इंजरीज टू, ठीक है। और आखिरी इमोरल या अगेंस्ट। तो ये गालिबन को 3 नंबरों के लिए होना चाहिए। तो इसको क्या आपने मज़ीद एक्सप्लेन करना है या सिर्फ लिख देना है लाइन बाय लाइन? सवाल का हेल्पिंग वर्ब चेक करते हैं। क्वेश्चनिंग वर्ब क्या कह रहा है? स्टेट। सवाल ने कहीं कहा है कि इसको एक्सप्लेन करो? नहीं। तो आपने इसमें कोई मज़ीद एक्सप्लेनेशन ऐड नहीं करनी। यू हैव टू जस्ट राइट इट डाउन दोज ऑल पॉइंट्स। ठीक है जी, अगला सवाल देखते हैं। ऑटम 9 क्वेश्चन नंबर 2, जरा पढ़ें। डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज कंसिडर्ड टू बी वैलिड एंड बाइंडिंग। अब टेक्निकली आप लोग ये पढ़ के नहीं आए, मगर कहीं ना कहीं पहले तो पढ़ा होगा, थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। इसमें 4 बातें आती है, बस मुझे नाम बता दें। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, गिफ्ट्स, टाइम बार डेट, चौथा क्या है? चौथा बता दें। पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। अब क्या यहाँ पे वो स्टेट कह रहा है, डिस्क्राइब कह रहा है? डिस्क्राइब से क्या मुराद है कि आपने पहले उसकी हेडिंग खोलनी है और उसके अंदर जितनी भी बातें हैं वो आपने वर्ड बाय वर्ड उसको लिख देना है। जैसे फॉर एग्जांपल वो गिफ्ट की बात कर रहा है, आपने गिफ्ट की डाली हेडिंग, फिर आपने बताया कंप्लीटेड गिफ्ट क्या होता है, डोनर वाली बात बता दी, राइटिंग में होना चाहिए, तो वो सारी बातें आपने लिख देनी। ठीक है जी। स्प्रिंग 22 का सवाल अगर आप लोग पढ़ें मेरे साथ। है ना मजे की बात? सेम हो गया, ये और ये सेम है, सेम है। इसका मतलब अगेन क्या है कि आईकैप ने जो सवाल 2009 में 7 नंबर के लिए पूछा वो 2022 में, तो इसका मतलब है कि जो हम लोगों ने कल एक रूल सेट किया था उस रूल को आज भी पूरा किया जा रहा। क्वेश्चन 3 ज़रा मुझे मज़े का लग रहा है, पढ़ेंगे?
वो कहना ये चाह रहा है कि हर वो बंदा जो कि मेजर हो, अच्छा मेजर क्या होता है? 18 साल से ज़्यादा, और अगर अच्छा ये 21 वाली शर्त क्या थी? गार्डियन के केस में। तो एक बंदा मेजर कब होगा? जब वो 18 से ऊपर हो, उसका अगर पेरेंट्स जिंदा है, और अगर गार्डियन जिंदा है तो 21 से ऊपर। तो क्या एक मेजर बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है? ठीक है, उसके साथ एक और शर्त होती है कि उसको क्या होना चाहिए? साउंड माइंडेड। और एक ऐसा बंदा भी होता है जो कि मेजर भी हो और साउंड माइंड भी हो, मगर स्टिल वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, डिस्क्वालिफाइड बाय। तो उसमें कितने आते हैं? 5 या 4? 4 या 5? 4। एक रो में 4 बच्चे अगर बैठे हों, सर 1 2 3 4, एक एक करके बता दो सारे। गेस्ट का वर्ड नहीं है, एम्बेसडर। ठीक है जी, ब्रुकलिन। अगला पॉइंट, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। मेजर भी है, साउंड माइंडेड भी है, मगर वो फिर भी नहीं कर सकता। माइनर तो नहीं है ना? एलियन एनिमी। आगे इंसॉल्वेंट। एक और पॉइंट रहेगा, अब तो बता दो। कॉन्विक्ट। बताएं बताएं बताएं। दोबारा से एक और 4 बच्चों का सैंपल पिक करता हूं। 4 बैठे हैं, नहीं पिछले 4 जी। हाँ जी, इंसॉल्वेंट। ठीक है, पूरा नाम लें। चौथा पॉइंट वो तो हो गया पीछे से। इंसॉल्वेंट, कन्विक्टेड पर्सन। ये कन्विक्टेड क्या होते हैं? मुल्जिम या मुजरिम? मुजरिम। अब देखें 2017 में 4 नंबर का ये सवाल है, और आपको पता है इसमें बच्चों ने ब्लेंडर क्या किया? कैन यू गेस? एक और लिस्ट भी दी हुई है तकरीबन ऐसे ही मिलती जुलती, वो कहाँ पे दी हुई है कि ये लोग भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते? कुछ ज़हन में आ रहा? हाँ, बच्चों ने क्या किया? पिछली लाइन को इग्नोर मारा। ये मैं नहीं कह रहा है कि आपके एग्जामिनर कमेंट्स कह रहे हैं। बच्चों ने क्या किया? लिखा माइनर नहीं कर सकता। बच्चों ने कहा अनसाउंड नहीं कर सकता, हालांकि उसने सवाल में लिखा है कि माइनर भी नहीं है और वो अनसाउंड भी नहीं है। अब बताएं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा नहीं ले सकते? अब अगेन यहाँ पे काम क्या आ रहा है? दिमाग। और दिमाग में वो चीज़ जो कि आपने तैयारी करते हुए स्टोर की होगी, क्या वो आपको आई कैब में जाके भूलनी चाहिए? नहीं। आपने एक काम करना है, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे ना, पहले घंटे में विद इन द फर्स्ट आवर आपने 15 मिनट जो शुरू का रीडिंग टाइम है ना, उस 15 मिनट में कुछ नहीं करना, सिर्फ हाईलाइट कर लेने वो सवाल जो कि प्योर क्रैमिंग है, यानी कि टाइप 1 वाले। उसमें कौन कौन से आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएंगे? चैप्टर 1 मिल जाएगा, लीगल सिस्टम। चैप्टर 16 मिल जाएगा, 17 18 मिल जाएगा, और हर चैप्टर का कोई ना कोई एक आधा रट्टे वाला सवाल आया होगा, जैसे ये आ रहे हैं, जैसे कल वाले सवाल थे। चैप्टर 15 जो है चेक्स वाला, वो भी तकरीबन रट्टे के बेस पे आंसर हो रहा होता है। पार्टनरशिप का चैप्टर 11 तकरीबन क्रैमिंग बेस्ड है। फिर आगे जाके 5 और 8 भी क्रैमिंग है, 9 10 भी क्रैमिंग है। अब 9 को मिक्स भी कर देता है, खैर, तो 10 प्योर क्रैमिंग है। वो सवाल तलाश करके पहले घंटे में 30 से 40 नंबर अपने पक्के करने हैं। अगर आप वो पहला घंटा सरवाइव कर गए, 30 से 40 नंबर के आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पहले घंटे में अपने आंसर शीट पे लिख लिए, यकीन मानिए आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखें, सिंपल सी मैथ है। अज्यूम कर लेते हैं 35 नंबर का पेपर क्रैमिंग बेस्ड आ गया, टाइप 1 आ गया।
35 में से कितने ले सकते? 35 पूरे नहीं आएंगे। 25 से 30 के दरमियान आ सकते हैं। ऑन एवरेज 27 कर लूँ। चलें, अब पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 23 चाहिए ना। 27 तो आ गए हैं। फिर आएगा टाइप 2। टाइप 2 भी कोई अराउंड 15-20 नंबर के सवाल होंगे। तो उस टाइप 2 में से फर्स्ट करें 20 मार्क्स के सवाल आ गए टाइप 2। 20 में से यार बहुत ही, अगर कोई एवरेज भी हो 10 भी नहीं हासिल कर पाएगा। कितने हो गए? 37। अभी मैं लॉजिकल पे नहीं जा रहा। एमसीक्यूज कितने हैं? 10 ले लेंगे। कितने हो गए? 47 हो गए। 3 नंबर आपने हासिल करने और अभी भी आधा पेपर पड़ा हुआ। ये ट्रिक है बी लॉ का पेपर पास करने का। आपका पहला घंटा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। टेस्ट मैच का भी देखा, वो भी सेशन बाय सेशन चलता। तो सेशन 1 यानी कि फर्स्ट आवर अगर आप सरवाइव कर गए, रट्टे वाले सवालों से मैक्सिमम नंबर निकाल, बच्चा ना घबराता है यार लगाना पड़ेगा। हाँ, लिखने वाला हो तो मैं लिख लूँगा, तो ना उससे रट्टा लगता है और ना उसे लिखा जाता है। वो जस्ट अपने आप को एक दिलासा दे रहा होता है कि यार रट्टा ना लगाना पड़े, मैं तो सेल्फ राइटिंग करने वाला शख्स हूँ। ऐसा कोई नहीं है, हमारे में से कोई भी अरस्तु बैठा हुआ नहीं है। आई कैप ने देखें, कैफ 1 मुश्किल पेपर आता है, कैफ 2 दरमियाना पेपर आता है। पहले सेट में आई कैप चाहता है कि बच्चे का कोई ना कोई पेपर तो पास हो। तो वो कोई ना कोई पेपर कौन सा है? मगर बच्चा क्या करता है, उसका फोकस कहाँ पे होता है? FAR 1 पे। फोकस कहाँ पे होता है? टैक्स पे। ये बेचारा मजलूम होके दब जाता। और एक ऐसा पेपर जो कि आप निकाल के अपने रिश्तेदारों में झंडा लहरा सकते हैं कि देखो मैंने CA का पहला पर्चा पास कर लिया है, उससे भी आप लोग रह जाते हैं। क्या छठा? क्या वो पेपर थोड़ी है, वो तो शुगल है। PRC इज जस्ट शुगल। अच्छा जी, चैप्टर 3 में से आई कैप ने ऑटम 9 से लेके, बातें शुरू हो गई साथ ही, ऑटम 9 से लेके ऑटम 22 तक सिर्फ 4 क्राइमिंग बेस्ड क्वेश्चन हैं। मैं इसमें एक बात और भी आपको क्लियर कर दूं, बी लॉ का सिलेबस कई दफ़ा रिवाइज हुआ है। तकरीबन हर तीसरे साल या हर दूसरे साल ये सिलेबस रिवाइज कर रहे होते हैं। कभी सी लॉ के साथ मिक्स कर देंगे, कभी तोड़ देंगे, या कभी 16, 17, 18 जैसे चैप्टर्स को ऐड कर देंगे। हो सकता है कि ज़्यादा सवाल हों, मगर अब वो सवाल आपके कोर्स कंटेंट का पार्ट नहीं है। तो आपने अगर कोई पुराना पेपर आपके हाथ लग जाए जिसमें सवाल आपको मिल रहे हो ज़्यादा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने उनको भी तैयार करना है। अच्छा जी, अब आ जाए टाइप 2, सीम्स लॉजिकल। आपको पता है ना करना क्या? सिंपल रेफरेंस देना है और आपने कॉपी पेस्ट करनी है वो वाली वर्डिंग। रिटेंशन ज़रूरी है और आपने जो तैयार रट्टे वाला किया हुआ है वो उठा के आपने लिख देना, मगर सिनेरियोस को लिंक करने के साथ। हमारे पास 3 सवाल हैं, आप लोगों ने पहले क्वेश्चन नंबर 6 करना है। गो अहेड। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा मज़ीद जूम ऑन वो कर सकूँ। नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास बुक है तो ऑटम 12 क्वेश्चन नंबर 3B है। ऑटम 12 का क्वेश्चन नंबर 3B अगर आप बुक रखते हैं अपने हाथ में तो, एंड आई अज्यूम कि बुक होनी चाहिए वैसे आपके पास। सवाल क्या कह रहा है? एक तारिक है और एक ताहिर है। अब देखें क्या हो रहा है। इनाम 1, ऑटम 12 का 3B। ये तकरीबन कल वाले एक सवाल से मैच कर रहा है। कल जो हमने देखा था 10% और 15% डिस्काउंट, तकरीबन वैसा ही बना हुआ है।
सवाल ये है, तारिक प्रॉमिस टू पे ताहिर फॉर हिज सर्विसेज वॉट एवर द अमाउंट ही थिंक्स रीजनेबल। जब पैसे दिए गए तो ताहिर ने कहा यार ये तो कम है, वो डिससेटिस्फाइड हो गया। बताएं क्या उसके खिलाफ केस हो सकता है? व्हाट इज द रीजन? कंसिडरेशन सर्टन नहीं है। तो शुरुआत कैसे करेंगे? लॉ लिखें, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गिवन कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टन, लिख दिया। अब आ जाए नीचे, एज पर द सिनेरियो, एज पर द, जो पार्टी कंसिडरेशन डिसाइड कर रही है वो सर्टन नहीं है, और सर्टन कंसिडरेशन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का अहम हिस्सा है। देयरफॉर ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, एंड चूंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना तो कोई भी बंदा किसी को लायबल नहीं है और कोई केस नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े। ऑटम 11 क्वेश्चन नंबर 3C। रेफरेंस दे रहा हूं, ऑटम 11 क्वेश्चन 3C, अगर आपके पास बुक है तो। नहीं हो रहा, हो नहीं रहा। बुक है? बुक नहीं है। एक्स्ट्रा बुक है किसी के पास? किसी भाई के पास बुक हो जो कि पढ़ सामने से रहा हो, मगर बुक है, दे दो भाई को। नहीं नहीं, बस सवाल पढ़ना था, लिखवाऊंगा मैं अगला सवाल। हाँ जी, सवाल में क्या हो रहा है? एक बंदा बहुत मजबूर है, उसको पैसों की ज़रूरत पड़ी है। उसके पास एक बाइक है, बाइक की मार्केट वैल्यू क्या है? 50,000। उसने वादा किया, बल्कि ऑफ़र की दूसरे दोस्त के साथ कि यार मैं तुम्हें अपनी बाइक 10,000 की बेच दूंगा। बी ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफ़र, मगर डिलीवरी देने से पहले उसने एक और दोस्त को वही बाइक 35,000 रुपये की बेच दी। अब आपसे मेरा पहला सवाल, क्या दो बंदे हैं? अगला सवाल, क्या वैलिड ऑफर हुई है? क्या जिस दोस्त को पैसे चाहिए, ए को, जिसको वाकई में पैसे चाहिए, क्या बी ने जोर ज़बरदस्ती करके वो 10,000 रुपया डन करवाया है? इसका मतलब है कि फ्री कॉन्सेंट है। अच्छा, बाइक बेचना वैलिड है। और आपको आज आपने पढ़ा होगा कि कंसिडरेशन होनी चाहिए, बेशक एडिक्वेट हो या ना हो। उसकी एडिक्वेसी डिसाइड कौन करता है? कोर्ट। मगर शर्त क्या है? ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो। देयर शुड बी अ वैल्यू। तो 50 की बाइक अगर एक बंदा अपनी खुशी के साथ 10 की बेच रहा है तो इस पे किसी को एतराज़, किसी को आग लग रही हो? पक्की बात है। तो इसने क्या किया, दूसरे बंदे से ज़्यादा पैसे मिले तो बाइक उसको दे दी। तो जिसके साथ वादा करके बैठा हुआ है, जिसने उसके वादे को एक्सेप्ट भी कर लिया, एग्रीमेंट भी बन गया, कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया है, उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, बुरी बात है ना। तो क्या वो उस पर केस कर सकता? क्या वो अपना हर्जाना, डैमेजेस जो उसको पड़े होंगे वो वापस क्लेम कर सकता? गुड हो गया। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 और पार्ट 2 मुझे बताना फ़ौरन से। रेफरेंस है स्प्रिंग 14 का क्वेश्चन नंबर 3A। हाँ, क्या हो सकते हैं? जितना मिस्टर बी को नुकसान हुआ होगा डिले का,
हो सकता है कि उसने ए से बाइक लेके एक्स को बेचनी हो, तो जब ए से बाइक नहीं मिली तो क्या वो एक्स को बेच पाएगा? नहीं। इसका मतलब है कि जितना उसको आगे से नुकसान है, एक तो वो मिलेगा ऑर्डिनरी, वो स्पेशल है, स्पेशल को कम्युनिकेट करना होता है, ऑर्डिनरी बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं। फिर जितना ये केस करेगा, जो केस का खर्चा होगा अदालत से वो भी क्लेम करवा सकता है। जितना इसका टाइम लगा है, जो उसका टाइम ज़ाया हुआ है, उसके अगेंस्ट पैसे भी ले सकता है। तो ये 3 चीज़ें ये रिकवर कर सकता है। रहील प्रॉमिस टू, चलो मैं करवाता हूँ। इन February 14 एक बंदे ने प्रॉमिस किया दूसरे बंदे के साथ कि वो 3 लाख देगा अगेंस्ट अ डेट ऑफ 5 लाख विच वॉज ड्यू फॉर पेमेंट इन मार्च। अच्छा, आप टेक्निकल पॉइंट सुनिएगा। पेमेंट कब से ड्यू है? 2010 से। सवाल किस अटेम्प्ट का है? 2014। और क्या पेपर मार्च में हो रहा है? स्प्रिंग है ना, तो मार्च में हो रहा होगा। और यहाँ पे महीना कौन सा था? 2010 की मार्च से 2011 की मार्च, 12 की मार्च, 13 की मार्च, और तो कम से कम 4 साल हो गए इस डेट को। टाइम बार्ड हो गया। टाइम बार्ड कब होता है? 3 साल के बाद वो टाइम बार्ड हो जाता है। क्या एक डेट अगर टाइम बार्ड हो तो आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि आप उसको क्या रिकॉर्ड करते हैं? बैड डेट रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसने कितने का बैड डेट रिकॉर्ड किया होगा? 5 लाख का। कि अचानक से उसको एक उम्मीद की किरण नजर आई कि मैं तुम्हें उस 5 के बदले कितना पे कर सकता हूँ, लेना तो लो नहीं तो ना लो। तो एक बंदा टाइम बार्ड डेट जो कि ड्यू था बहुत पुराना, उसके अगेंस्ट कम पैसे देने पे तैयार हो गया। टॉपिक कौन सा है चैप्टर 3 में से? एक्सेप्शंस। तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ वो जो एक्सेप्शंस के ब्लॉक के अंदर बातें लिखी हुई हैं वो उठा के पहले लिख देनी है। कब एक टाइम बार्ड डेट वैलिडेट होगा? जब वो राइटिंग में आ जाए और साइन वाले पॉइंट, वो बातें लिख दी आप लोगों ने। उसके बाद आपने ये बताना है कि ये अगर कम पैसे भी दे रहा है। अच्छा, ये भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, एक लीगल राइट के अगेंस्ट अगर कम पैसे भी दीजिए तो दूसरा बंदा मान लेता है। मैं आपको 2 ऑप्शंस देता हूँ, ये रेमिशन है या वेवर है? एक रूल जेन में रख लें, पैसा रुपीस किससे स्टार्ट होता है? तो अगर ज़्यादा पैसे की जगह पे कम पैसे दिए जा रहे हों, पैसे छोड़े जा रहे हों, तो वो रिमिशन है। आर से रुपीस और आर से रिमिशन। और अगर गुड्स कम दिए जा रहे हों, कोई लीगल राइट कम दिया जा रहा हो, तो वो वेवर होता है। तो सर यहाँ पे 3 नंबरों के लिए वो टाइम बार्ड डेट के अंदर जितनी बातें लिखी हुई हैं वो लिख देनी है लॉ के अंदर। नीचे आपने बताना है कि ये उस वक्त वैलिड होगा जब ऊपर वाली कंडीशंस मीट हो रही हैं। आप पॉइंट 2 करें। बस 3 सवाल रह गए इस चैप्टर में, सवाल ही कम है। शाजिया ने प्रॉमिस किया कि वो अपने भाई को लाख रुपया देगी फॉर यूनिवर्सिटी। भाई क्या ब्लड रिलेशन है? ओके, नेचुरल लव में डालूं या गिफ्ट में डालूं? तो क्या करेंगे, नेचुरल लव वाली बात लिख लेंगे, उसके नीचे शाजिया वाला पॉइंट लेकर आएंगे कि ये उस वक्त वैलिड है जब ऊपर वाली सारी कंडीशंस मीट हो गई। चलो जी, अब आए जरा प्योर लॉजिकल पे। 3 सवाल हैं। अगेन लॉ, you have 10 minutes, write down the answer of autumn 16 question number 3b. मैं इसमें आपको एक पहले हिंट दे दूं, सुन लें, एक पॉइंट पहले सुन लें। आई कैप क्या करता है?
नेचुरल लव अगर हो भी रहा हो ना, अगर नेचुरल लव सवाल में एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसको वो डबल आंसर करता है। नेचुरल लव से भी देता है आंसर, गिफ्ट से भी देता है। तो आपने भी दोनों से इसका आंसर निकालना है। योर 10 मिनट स्टार्ट नाउ। कोई बात नहीं, किताब है ना, किताब तो है ना। मुझे तो आपकी ड्राफ्टिंग चेक करनी है। अज्यूम कि आपको आता है, अज्यूम कि आपको आता है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, इससे पहले पढ़ा होगा। तो मैं इतनी तो आप पे रिलायंस कर सकता हूँ। असल में जो एरिया आप छोड़ के आए ना, उसके 4-5 सवाल थे। 50% तो वहीं से आता है। ये सहूलत सिर्फ आज के लिए वैलिड है। ये एक्सेप्शन सिर्फ आज के लिए है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा माहौल आपको पता है, बाहर भी हबस वाला हुआ है, गुजारा करें। जब भी इल्म की राह में तकलीफ़ आए ना, समझिएगा कि आप सही राह पे सही तालीम हासिल कर रहे हैं। इसी खुशी में आप लोग मुझे चिप्स खिला रहे हैं। चले जी, क्या? हाँ जी, ऑटम 16 क्वेश्चन नंबर 3B आपका रेफरेंस है। पता है इसका एक और फ़ायदा भी है, घर जाके आपको पढ़ना नहीं पड़ता या कम पढ़ना पड़ता है। जो चीज़ें आपने घर जाके 3 घंटों में करनी, हम लोग घंटे में कर जाते हैं। तो आप पे बर्डन कम हो जाता है। इसी बहाने आप R1 भी कर सकते हैं घर जाके, जो कि आपने वैसे करनी होती है। फोकस यहाँ पे ले आओ। You have 6 minutes left.
जितना हमने पूरे 5 महीने में लिखा है मैंने आपसे लिखवा देना उतने 12 दिनों में। ये सोच के आइएगा क्लास में। हाँ जी, हो गया। 4 नंबर हैं आई कैप में, आपको 6 मिनट मिलने थे, इसके 10 मिनट मैंने दे दिए। तो जिसका हो गया, अगर वो इनाम भाई ज़रा 2-4 वहाँ से ले आए, एक वहाँ से पकड़ लें बोन भाई का, 2-3 यहाँ से ले आइएगा। आपकी डायरेक्ट ही इतना क्लोज रेफरेंस एग्जाम में साथ लेके जाओ। वो पंडल है पूरा। चलो जी, मैं ज़रा इससे पहले फ्री हो जाऊँ। अच्छा जी, आप कितने बच्चे कर रहे हैं? 2-4 ही हैं। अच्छा जी, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, it was a valid contract on the account of gift or natural love and affection between promiser and promisee. In the given scenario, Mrs. Ikram, grandfather Nadeem made offer to on account of natural love and affection as a ठीक है. Now Nadeem cannot refuse to pay amount of 1 million, hence नहीं. सबसे बड़ा ब्लंडर जो आपने किया, आपने ना नेचुरल लव की बात पूरी बताई है, ना आपने गिफ्ट की बात पूरी बताई है। वो रिटर्न वाली बात ही नहीं बताई कि ये कब वैलिड हो सकते हैं। जो इनके अपने एसेंशियल्स हैं
वो यहाँ पे आपने कहीं पे मेंशन नहीं किया। आप ये बताते हैं कि भाई ऑन द ग्राउंड ऑफ नेचुरल लव ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए थी, फिर ये वैलिड होता है। और अगर इसको हम गिफ्ट की तरफ लेके जाएं तो ये इसकी 2-3 बातें पूरी करो और उसके बाद मैं उसको वैलिडेट करूँगा। तो ये बात आपने उसको बिल्कुल भी बताई नहीं। जी जी, हाँ ये एक सवाल आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप में से कोई ना कोई करेगा। अब ICAP ने क्यों इसको डबल आंसर किया हुआ है ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों जगह में फॉल करता। देखो, क्या आप अपने ब्लड रिलेशन को गिफ्ट नहीं दे सकते, और गिफ्ट गैरों को भी दिया जा सकता। इसका मतलब है कि जब आप नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बात करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें गिफ्ट वाली प्रोविजंस आ जाती हैं। और मज़े की बात यह है कि दोनों केसेस में जो कंडीशंस हैं वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो आप अगर एग्ज़ाम में किसी एक एंगल को सामने रखें तो फिर आप एक सिर्फ नोट दे दें कि हम इसको इस प्रोविजन के तहत आंसर कर रहे हैं। और ICAP ने 2 के तहत क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बच्चे दोनों तरफ जा सकते हैं। ICAP ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप भी दोनों आंसर देंगे। ICAP अपने एग्जामिनर को ये बता रहा है कि अगर एक बच्चे ने गिफ्ट के मुताबिक आंसर किया है वो भी ठीक है, और अगर एक बच्चे ने नेचुरल लव के मुताबिक आंसर किया है वो भी ठीक है। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप डबल आंसर दें ताकि मैं दोनों बातें आपकी चेक कर सकूं। अच्छा जी, नहीं वो नहीं कटेंगे। गिफ्ट और वो कंप्लीट कब होगा, वही कंडीशंस। अच्छा जी, ये शुरू कहाँ से हो रहा? लव एंड अफेक्शन as agreement between as agreement made without consideration is void, but in this situation the agreement becomes valid by approaching the condition। ये किसका है? ये what is this approaching the conditions? approaching का वर्ड नहीं आना चाहिए, आप इसको fulfill लिख लो, तो approaching is not the right word। These are the ठीक है, expressed in writing, registered under law between parties having near relation। The agreement is also is गायब है, ठीक है। In the given scenario नदीम, नीचे वाली बात ठीक है। अच्छा, रिटर्न के स्पेलिंग क्या होते हैं? सिंगल या डबल? राइटिंग में सिंगल या डबल? राइटिंग में। ये किसका है? अच्छा जी, एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन इफ इट इज, नहीं, इट शुड बी एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। कि आगे बताओ तो सही कि ये कब वैलिड होगा। विल बी वैलिड इफ इट इज, तो वो वैलिड वाली पॉइंट आप खा गए। मेड इन राइटिंग, मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव, ठीक है। रजिस्टर्ड इन लॉ, मेड बिटवीन पार्टीज, जो कि नियर रिलेशन में, ठीक है। इन द गिवन क्वेश्चन, ग्रैंडफादर वाली बात आपने बता दी, बन वाली बात बता दी, रजिस्टर वाली बात भी बता दी, ठीक है, गुड है, ये अच्छा लिखा हुआ। अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ तो ये रोस्टरम गिरेगा। चले, कोई बात नहीं। एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है। राइटिंग में हो, रजिस्टर्ड हो, पार्टीज का नियर रिलेशन हो, इकराम वाली बात आपने कर दी है। ये किसका है? बोलो खोई पे, ये किसका है यार? ये किसका है? अपनी राइटिंग कौन पहचानता है? खलाई मखलूक का तो नहीं, किसी न्यूट्रल पार्टी का तो नहीं है। मैं काउंटडाउन करूंगा, अगर किसी ने हाँ में इसका आंसर ना दिया तो ये मेरा है फिर आज से। 3, 2, 1। ये है, किसका है? उसामा शौकत, नाम भी उसामा है। चैप्टर 8 में याद है एक कॉन्सेप्ट होता है, नहीं, फाइंडर ऑफ। तो मैंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, आपने सर जी इंक्वायरी के स्पेलिंग बता दें। इंक्वायर के स्पेलिंग क्या होंगे? कल भी यही मसला आया था।
जो उन्होंने की थी गलती, आज आपने वही मिस्टेक की, बाकी लिखा अच्छा हुआ जी। अच्छा जी, एक और सवाल करते हैं, उसके बाद बाकी सवालों पे आऊँगा। हाँ जी, कभी कभी आएगा बहुत ही ज़्यादा जज्बाती हुआ ना तो मन में काटता है। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एग्रीमेंट मेड ऑन कंप्लीटेड गिफ्ट, ये क्या लगी, किसका है? चलो अब ये भी नहीं मिलेगा मुझे, ये किसका है भाई? एक सेकंड, कौन है सर जी? आपने क्या लिखा है मुझे पढ़ के बताता हूँ। एग्रीमेंट मेड ऑन कंप्लीटेड गिफ्ट, गिफ्ट आर प्रॉपर्टी, ये दो गिफ्ट आपने तो इकट्ठे कर दिए हैं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। गिफ्ट आर प्रॉपर्टी गिवन, प्रॉपर्टी तो नहीं है, गिफ्ट कभी भी प्रॉपर्टी में होता है या और भी चीज़ें गिफ्ट कर सकते हो, तो प्रॉपर्टी वाला वर्ड गलत है। Any gift without consideration is valid when it is completed, transferred, written and registered. However, Mrs. Ikram would be able to recover the amount from Nadeem. Nadeem का N आपने small लिखा हुआ है, मैंने कल भी ये कहा था कि should be capital. If gift are completed, gift के साथ is लगाओ या gifts लिखो, और transferred, written and registered. आपने भी एक गलती की जो मैंने कल आपको बताया था, ये सिंगल पैराग्राफ में लिखा हुआ। अब जब एक चीज़ सिंगल पैरा में आ गई ना, मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि लॉ कहाँ पे है, एक्सप्लेनेशन कहाँ पे है और डिसीजन कहाँ पे है। किस तरह लगाएंगे? पैराग्राफ में लगाएंगे यारो, तो उस तरह बेशक लगा लें, ये हेडिंग खोल लें, एक पैरा ना करें, नहीं एक पैरा ना करें, हेडिंग खोल लें आप सिंपल, हाँ लाइन छोड़ दें। अच्छा जी, बाकी सवालों में मैं बाद में आता हूँ। मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 9, क्या ऊपर वाले की कॉपी लग रही है आपको? जरा पढ़ें। स्प्रिंग बीस का 3B, स्प्रिंग बीस का 3B, ऊपर इकराम है, नीचे मुनीर है, ऊपर ग्रैंडफादर का रिश्ता है, नीचे चाचे का रिश्ता या ताए का रिश्ता होगा, ऊपर 1 मिलियन है, नीचे 2 मिलियन है। आप मुझे बताएं क्या नंबर भी सेम है और करीब करीब के हैं? 17 पूरा गुजरा होगा, 18 पूरा गुजरा होगा, 19 पूरा गुजरा होगा, पूरे 3 साल गुजरने के बाद आईके ने सवाल रिपीट किया। पूरे 3 साल गुजरे और आईके अपने सवाल उठा के रिपीट कर दिया। अच्छा जी सर जी, आपने क्वेश्चन नंबर 11 मुझे बताना है, जिनके तो कागजात मेरे पास आ चुके हैं वो दिमाग में कर लें, जिनके कागजात नहीं आए वो लिख लें, मैं तब तक इनको वेरीफाई कर दूं। क्वेश्चन 11 आप लोगों ने करना, यू हैव 5 मिनट्स। ये हो गया था, ये दे दो यार, ये किसका था? वो तो सीलो किया हुआ। ये कोर है या केस है? मुझे पढ़ने में कोर लग रहा है ये। गुड है, अच्छा लिखा हुआ यार। एक वॉलंटियर मुझे यहाँ पे भी चाहिए होगा। ये किसका था? हो। सर जी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप लिख रहे हैं तो बड़ा, सी भी बड़ा और ए भी बड़ा। सारे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या किया, अब लॉ में सारे बता दिए, गिफ्ट भी, नेचुरल लव भी नहीं, जो रेलेवेंट चीज़ है ना उसी के बारे में बस। नीचे ठीक है, बस ऊपर वाला सही कर लें यार। ये पीछे बात करना, 1000 साल पीछे। ये किसका था आपका?
गुड है, अच्छा लिखा हुआ। ये किसका था? ये तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है यार, क्यों तूने कहा मेरा? ओहो, ब्लू से लिखा हुआ, काट दो। आज तो ऐसे एक्सेप्शन दी मैंने। धोनी का वर्ड आपने यूज़ किया और किसी ने वर्ड नहीं यूज़ किया वो धोनी का। हेडिंग दे दो, हेडिंग, बाकी ओके। हेडिंग अगर दे दोगे ना तो और अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, अंडर लॉज नहीं, अंडर लॉ किसका था? हाँ जी, ये सवाल हो रहा है। ये क्या है? ये लिखा हुआ है, लेकर आओ जरा मेरे पास। वहीं रख, वहीं रख, वहीं रख, ये लेकर आ। ये चेक करें ज़रा। ये मुझे एक प्रेम पत्र आया, मतलब लेवल चेक करें सर जी। मैं अगर इसकी मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ये है किसका हाथ से? ज़रा साइड मुझे देना, इनाम साइड देना। कहाँ से आए हो? जेब में कितने पैसे? सही से बताना, जेब में कितने पैसे हैं इस वक्त? कितने पैसे हैं जेब में? मैं आपको एक नया रजिस्टर बाय कर दूं अगर आप कहते हो तो। अच्छा जी, चलो जोक सा पार्ट ही सवाल कर लें यार, कोई बात नहीं, हमारे भाई हैं वो भी। आ गया ना? नहीं रुको। आपने लिखा हुआ है इफ ही इज स्टैंड इन नियर इन नेचुरल लव। इफ ही इज स्टैंडिंग, स्टैंड नहीं आएगा तो स्टैंडिंग का वर्ड आना चाहिए, ING साल लगेगा। तो ये तो लॉ लिखा है, बाकी नहीं। बैक साइड थी भाई के पास। चलो मैं इस पे विद लव कर देता हूँ। अच्छा जी, मैं इस पर था बेसिकली किसका? ये तो हो गया सच, ये था ना पीछे। ये किसका था? स्माइली वाला। लिखा अच्छा है मगर हेडिंग्स खा गए हो, तो फील ये आ रही है कि ये सिर्फ एक पैराग्राफ है। फील ये आ रही है कि ये सब कुछ इकट्ठा लिखा हुआ है। अब अगर 4 नंबर वाला सवाल हो तो मैं शायद 2 से ऊपर ना जाऊं। और यही अगर आपने खूबसूरत किया होता, हेडिंग 3 जगह पे उसको बताया होता, लॉ अलग करते, वो अलग करते, तो शायद मैं फिर आपको 3.5 दे रहा होता। लिखा अच्छा था, ये मानना पड़ेगा। अच्छा जी, ये शहजादा कौन है? सॉरी, लाइन स्पेसिंग आपने भी उसको इकट्ठा जोड़ दिया। लिखा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बट अगर आप उसको एक स्पेस डाल के अलग कर देती तीनों चीज़ों को तो इट कैन बी मज़ीद बेटर। इनाम? हाँ जी, सवाल हो गया। डिस्कस करते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली वापस से ये वो मैं कर रहा हूँ। रहीम खान इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर who runs his own IT firm. He engages many ये फ्रीलांसर क्या होता है?
ये फ्रीलांसर क्या है? सुना तो आपने बहुत ज़्यादा है कि हम लोगों ने फ्रीलांसिंग करनी है, लोग इससे इतने डॉलर्स कमा रहे हैं, ये है वो है। घर वाले भी कहते होंगे बेटा किस काम में पड़ गए हो, जब कुछ कमा के दो हमें। ये क्या होती है फ्रीलांसिंग? वो वर्कर जो टाइमली इन्फोर्स ना किया जाता है। ऐसा बंदा जो कि अपनी सर्विस ऑफर कर रहा है मगर वो उस कंपनी का एम्प्लॉई नहीं, तो प्रोजेक्ट बेस्ड काम हो रहा है बेसिकली। अच्छा, इसकी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फर्म है, आईटी फर्म है, जिसमें उसने बहुत सारे बच्चों को बिठाया हुआ और उनसे काम ले रहा है एज अ फ्रीलांसर। तो उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर लगा देता है। वाइल टीचिंग एट द इंस्टीट्यूट, रहीम को एक शख्स मिला, उसका नाम था उसामा, यू के साथ, with specialized graphic designing skills. He collaborated with Osama and submitted a website designing proposal to a prospective. एक बंदा मेजर है, इसका नाम क्या है, और ए कौन है? रूल सिंपल बता दें, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में दोनों हो तो किसके अगेंस्ट मैं उसको इन्फोर्स कर सकता हूं? सिर्फ और सिर्फ। अच्छा जी, आगे क्या कह रहा है? She liked the proposal and offered Rahim and Osama to design the website for ₹5 लाख, जिस पे दोनों एग्री हो गए। Rahim and Osama lied to Farah that Osama is 18 years old, हालांकि वो था नहीं, वो था माइनर, और अभी उसकी 18वीं सालगिरह आने में कुछ महीने हैं। बताएं क्या फरा एनफोर्स करवा सकती है अगेंस्ट बोथ? फरा के लिए लाइबल कौन है और रहीम के लिए लाइबल कौन है? किन किन को लगता है कि उसामा लाइबल है? उसामा लाइबल यहाँ पे क्यों? वो माइनर। अब ये कर ले, तब तक मैं बाकी मुकाऊं। ये किसका था? ये किसका? यार एक सॉरी सुनिएगा ज़रा, एक मसला आप सारे कर रहे हैं, वो बहुत कॉमन हो गया अब, वो ये कि कोई तोड़ नहीं रहा पैराग्राफ्स को, और हेडिंग भी मैंने बहुत रेयर देखी बनती हुई। तो अगर आपने हेडिंग नहीं भी देनी तो एटलीस्ट उसको 3 अलग अलग पैराग्राफ्स में तोड़ दें ताकि डिफ्रेंशिएट तो किया जा सके कि वो क्या लिख रहे हैं और क्या नहीं लिख रहे हैं। ये आपका था, लिखा अच्छा है। अब अगेन इनका भी सेम था, उनका भी सेम था, उनका भी सेम था, और आपका भी सेम है, लिखा अच्छा है, मगर मार कहाँ पे खा रहे हो? प्रेजेंटेशन पे खा रहे हो। SBI की डेट भी मैं चेक नहीं कर रहा, तो मतलब रात को भी चेक कर लूँगा, रात 2 बजे। प्रोविजन ऑफ लॉ, ये किसका था? By far the best and complete answer. इनाम आपने काम करना, 1 सेकंड, इसको स्कैन करके, और आप लोग ग्रुप में तो है ना, इसको स्कैन करके ना, आप ग्रुप में नहीं हो मेरे ख्याल से, हो दोनों में हो, इसको ग्रुप में डालना आफ्टर स्कैनिंग। ये बाय फार द बेस्टेस्ट आंसर आई हैव रिसीव्ड। अच्छा जी, मेरे पास ये कागज़ आया था, एक सेकंड, आपको वो तो नहीं कॉन्सेप्ट की नज़र लग जाएगी मुझे, मैं ठीक है। ये टॉर्चर कौन है? टॉर्चर लिखा हुआ आपने। अब टू रिकवर बिल्कुल लग रहा है कि टॉर्चर लिखा हुआ। ये है आपका? मुझे ऐसा आपसे इस कागज़ की तो उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि शायद आप बाकियों में सेंसिबल होंगे। ठीक है अच्छा, इसका क्या करूं? ये तो वापस करके आओ यार, दिल वाले भाई का।
हाउला वला कुव्वत। हाँ जी, हो गया सवाल? हो गया स्प्रिंग 21? कौन बता रहा है? हाँ जी, कौन बता रहा है स्प्रिंग 21? Who is there to let me know the answer? Anyone? जो एक्सप्लेन भी करेगा, समझाएगा भी और बताएगा भी। आप में से कोई ऐसा हो जो कि इतनी हिम्मत रखता हो? बिस्मिल्लाह करें सर। आप स्टेज पे आ जाएंगे? आज स्टेज पे आ जाएं, यहाँ पर आए। आवाम आपके सामने बैठी हुई है, आज जो कहना कह दें, कुछ और ना कह देना। वो पर्सन होता है जो कभी कभी साउंड माइंड होता है, कभी कभी अनसाउंड होता है। ये है कि आलिया जो है ना, आलिया ने पहले प्रॉमिस कर लिया है, अगर जो बंदा ना अनसाउंड और साउंड दोनों जेनेटिक हो जाएंगे, तो जिस वक्त वो साउंड माइंड है ना, तो वो अगर कोई कंट्रैक्ट करेगा ना, तो वो कंट्रैक्ट सही माना जाएगा। अगर वो अनसाउंड है या एडमिटेड है, जैसे उसने बाद में एडमिट हो गया हॉस्टल में, तो तब अगर कोई कंट्रैक्ट करेगा तो वो नहीं माना जाएगा। तो इस वक्त जो है ना, आलिया ने जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया वो कर लिया, हम इसलिए उसको वैलिड मानेंगे। और लिखेंगे कैसे? सबसे पहले बताएं मैं क्या करूंगा। सबसे पहले हम ला की वो उस पर ओपिनियन को देंगे कि साउंड और अनसाउंड की ल्यूनेटिक की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी। सवाल ने क्या ये बताया कि ये ल्यूनेटिक है? सवाल नहीं इन्फॉर्म कर रहा, लेकिन वो थोड़ा सा घुमा फिरा के दे ही रहा है। तो हो सकता है कि ये स्पेसिफिक पर्सन हो, इडियट हो। स्पेसिफिक पर्सन होता है तो वो बाद में क्यों जाता है कि अगर वो एडमिट हो गई है बाद। और हो सकता है कि ये ड्रंकन वाली साइड पे जा रहा हो, ड्रंकन वाली साइड पे जा रहा हो। ड्रंकन वाली साइड पे कैसे? उसने पहले वो एक्सप्लेन करता है ना इस चीज़ क्या कि वो शराब पीती है? वो थोड़ा सा बताता है ना उस बारे में। बैठो। देखें, जब आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाता है ना, सुनिएगा गौर से, जिस टाइम पे ये टॉपिक आता है ना अनसाउंड माइंड वाला, हम 3 चीज़ें बताते हैं आपको। पहली क्या होती है? स्पेसिफिक। सवाल ने ये तो क्लियर कर दिया कि ये स्पेसिफिक नहीं है, बट जो अगले 2 कॉन्सेप्ट्स हैं ना, पहला वाला कौन सा है? ल्यूनेटिक। और सेकंड कौन सा है? एक और वर्ड है ड्रंकन के साथ, डिलीरियस फ्रॉम फीवर। ये दोनों सिनेरियोज ऐसे हैं कि सवाल अगर तो ओपन है, फिर आपको ना चाहते हुए भी दोनों बातें बतानी चाहिए, क्योंकि दोनों केसेस में कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा, ये फ़र्क हो जाता है। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, आप लोग पहुँच पा रहे हैं? या बना दूँ यहाँ पे डायग्राम? बना दूँ? क्या हम वो वाली साइड कैप्चर कर सकते हैं? क्या मैं वहाँ तक जा सकता हूँ? जगह ही नहीं है, यहाँ पे बना देता हूँ। इनाम भाई, एक डस्टर मुझे चाहिए होगा। इनाम, डस्टर पकड़ना। कहाँ पड़ा हुआ? क्या? वो वापस कर दिया, उसका दिल था यार उस। हाँ? जुल्म नहीं करना। एक तो आप लोग वैसे ही घर वालों से कहते हैं कि कॉलेज ने फीसें बढ़ा दी हैं, उनसे लेते हैं पैसे ज़्यादा, रजिस्टर आप लोग बाय नहीं करते, और एंड पे क्या होता है? लिया भाई तो यही लिया, मुझे ऑफर होनी शुरू हो गई, यही सही है। अच्छा जी, थीम क्या है? अनसाउंड। अनसाउंड में 3 कैटेगरीज। पहली कौन सी है? स्पेसिफिक पर्सन। इसके साथ हो सकता है? नहीं, ये 100% क्या है? वॉइड। ये तो क्लियर है ना? अब आए आगे, यहां पे कौन आएगा? ल्यूनेटिक। और यहां पे कौन आएगा? ड्रंकन। इसका एक और नाम होता है डिलीरियस फ्रॉम फीवर। अब देखना ये होता है हम लोगों ने कि रेयर क्या है। एक बंदा ल्यूनेटिक उस वक्त होता है
जब मोस्ट ऑफ द टाइम वो पागल हो और लेस ऑफ द टाइम वो पागल ना हो। तो इसमें सबसे कम चीज़ क्या है कि वो पागल नहीं है। अगर मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मैं कौन सा टाइम तलाश करूंगा, और ये साबित कौन करेगा? इसके फैमिली मेंबर्स या इसका डॉक्टर। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा? इसके डॉक्टर पे जाएगा या इसके। देखिए, अगर मुझे इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो जब मैं इसके घर जाऊंगा तो सबसे पहले जाके किससे मिलूंगा? इसके पेरेंट्स से या इसकी वाइफ से या इसके डॉक्टर से, और कहूँगा यार मुझे इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, बताओ अभी इसकी मौजूदा कंडीशन क्या है, क्या ये पागल है या पागल नहीं है। इसका मतलब है कि अगर वो मुझे कह रहा है पागल नहीं है तो अदालत में साबित भी कौन करेगा? वही करेगा कि उस वक्त वो पागल था या पागल नहीं था। अब आ जाए यहाँ पे, रूल इसमें ये है, चलें एक आसान मिसाल से लेकर चलता हूँ। मेरे बारे में मेरा दोस्त जाके मेरे घर वालों को कहता है कि ना उसामा जो है ना वो सिगरेट पी रहा था, और मेरे पेरेंट्स को पता है कि मैं सिगरेट नहीं पीता। तो मेरे पेरेंट्स क्या उसकी बात पे यकीन कर लेंगे? नहीं। वो मेरे पे क्या लगा रहा है? इल्ज़ाम लगा रहा है, बहतान लगा रहा है। मेरे पेरेंट्स का पहला सवाल क्या होगा? तुम साबित करो कि अगर तुमने उसामा को सिगरेट पीते देखा है तो कहाँ देखा है, क्या कोई तस्वीर वगैरह है, कोई वीडियो है, साबित करो। यहाँ पे साबित कौन कर रहा है? ऐसा बंदा जो कि क्या लगा रहा है, जो इल्ज़ाम लगा रहा है। और वहाँ पे साबित कौन कर रहा है? उसका फैमिली मेम्बर या उसका डॉक्टर। तो ये दोनों में फ़र्क है। ड्रंकन और डिलीरियस में बंदा मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है और कम टाइम ख़राब होता है। अब इस सवाल पे आए। आलिया एग्रीड टू सेल हर ज्वेल्स टू सलमा एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। हाउएवर ऑन द नेक्स्ट डेज जब सलमा डिलीवरी लेने आई तो आलिया का जो भाई है, बीइंग द कस्टोडियन, उसने उसको देने से मना कर दिया और ये कहा कि आलिया को कहाँ पे ले गए हैं। Therefore, her earlier agreement to sell the jewels was not। सवाल ने ये नहीं बताया कि हम इसको यहाँ रखें या इसको यहाँ रखें। तो आपने ये दोनों बातें करनी हैं। आई कैप का अगर मैं आपको सोल्यूशन दिखाऊं तो ज़रा देखें। आलिया का भाई जस्टिफाई कब है? जब आलिया वॉज नॉट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और वो एक रैशनल जजमेंट पास नहीं कर सकती। अब मज़े की बात है कि चाहे वो ल्यूनेटिक हो और चाहे वो ड्रंकन हो, दोनों में सेम बातें होती हैं, क्योंकि दोनों केसेस में वो बंदा इस काबिल नहीं होता कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड कर सके, और वो बंदा इस काबिल भी नहीं होता कि वो एक रैशनल जजमेंट पास कर सके। व्हाट इज़ रैशनल जजमेंट बाय द वे? कॉन्ट्रैक्ट को समझ के अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए उसको एक अच्छी राय देना। इफ आलिया इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड। देखिए, सवाल ने घुमा दिया। सवाल ने ये नहीं बताया कि हम ल्यूनेटिक की बात कर रहे हैं, सवाल ने ये भी नहीं बताया कि हम ड्रंकन की बात करें। उसने एक सिंगल वर्ड पकड़ा जो इसका जेनेरिक वर्ड है, वो क्या है? अनसाउंड। उसने कहा कि अगर आलिया नॉर्मली अनसाउंड है मगर ओकेजनली क्या है, कहाँ पे आएगा, कहाँ पर आएगा? दोबारा देख लें, यूजुअली अनसाउंड है तो इसमें साबित कौन करेगा? भाई, उसका फैमिली मेंबर साबित करेगा कि क्या, कि जिस टाइम पे उसने सलमान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उस वक्त वो क्या थी? पागल थी। तभी तो वो ज्वेलरी होल्ड कर सकता है। अदरवाइज अगर वो साबित ना कर पाया तो ज्वेलरी सलमा को देनी पड़ जाएगी। She may enter into a contract when she is of sound mind. However, if she was of unsound mind, the whole agreement would be void. एक हिंट थी सवाल में, बताऊं कहाँ पे?
भाई। अब ज़रा गौर करें, हमने कहा था BOP बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? घर वालों पे, फैमिली पे होगा। और यहाँ पे जो इल्ज़ाम लगा रहा है, अब इल्ज़ाम लगाने वाला फैमिली में से हो भी सकता है, और मगर इस केस में फैमिली मेंबर या डॉक्टर वगैरह शामिल होंगे। क्या ज़्यादा एक बंदे ने अगर ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है तो उसका दिमाग भी तो ख़राब हो सकता है। और बाद में हो गया, अगर जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस टाइम तक कोई मसला नहीं था, सब्सिक्वेंटली हो गया, तो जिस टाइम तक बना था वो वैलिड है, वो दिया जाएगा। एक सेकंड, अभी क्लास खत्म नहीं। हाँ हाँ वो देंगे। हाँ जी, यहाँ तक ओके। कल का है चैप्टर 5 और चैप्टर 8 प्लस ये तो खैर हमने कर लिया है आज यहाँ पे। कल मोस्टली एरियाज़ हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। जिनके मेरे पास रजिस्टर्स हैं वो रुक जाएं, जिन्होंने मज़ीद चेक करवाना है वो रुक जाएं, बाकी जा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।